हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और हम लोग ज्योग्राफी में रिवीजन कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। तो क्लियर हो जाएगा वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं और किस तरह से आप वाटर रिसोर्सेज को जो है आपका देखते हैं। ठीक, आइए। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। 3/4 मतलब 3/4, यानी कि लगभग 75%। परंतु इसका प्रयोग में लाए जाने वाला लवणीय लवणीय योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। अब देखिए, दो प्रकार के जल हैं, एक है लवणीय जल, एक है अलवणीय जल, और जो बहुत कम है। यह लवणीय जल हमें सही अपवाह तंत्र भौम जल को प्राप्त कराने के लिए होता है, जिन्हें लगातार आपका नवीकरणीय और पुनर्भरणीय जल चक्र द्वारा होता है। सारा जल जल चक्र की गति में रहता है और उसको जल को नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। आपको यह आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है तो जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। विश्व में अनेक देशों में क्षेत्रों में जल की कमी कैसे होती है, भविष्यवाणी क्यों की जाती है? 2025 में 20 करोड़ लोग जल की निरंतर कमी झेलेंगे। तो बताया है कि 2025 तक जल की कमी आएगी। और आप जानते हैं कि अर्थ में अभी एक शहर है चेन्नई, बॉम्बे, और आप बड़े बड़े महानगर दिल्ली जैसे शहरों में, इवन देहरादून, हरिद्वार जैसे शहरों में भी कुछ एक विशेष मौसम में पानी की किल्लत को झेलना पड़ता है आज भी। क्लियर है? तो जल जो है आपका बहुत कम है। अच्छा, जल दो प्रकार में हमको मिलता है। एक होता है जल आपका जो आपका लवणीय है। अब लवणीय है तो इसका परसेंटेज कैसा है? ज्यादा है। जबकि जो अलवणीय जल है, कैसा है? अलवणीय जल, इसका परसेंटेज कैसा है? कम है। यानी कि लगभग ये 4% के आसपास है हमारे पास। अब यही 4% हमारा जो हिमनद है, भाई ये तो प्योर फॉर्म है जिसको हम, यही जल क्या है? यही आपका मीठा जल है। क्या है? मीठा जल भी हम इसको कहते हैं। ये 4% के आसपास में कुछ हिमनदों में है, कुछ आपका नदियों की फॉर्म में है, नदियों के अलावा कुछ झील है, झील के अलावा कुछ आपके तालाब है, और उसी के साथ हाँ तालाब में कुछ आपका ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है। ठीक, कुछ कैसा है? जल वाष्प के रूप में स्थित है। भाई जल वाष्प में भी तो आपका मीठा ही जल है, सलाइन वाटर थोड़ी है। तो ये अलग अलग रूप में आपका डिस्ट्रीब्यूट है, उसी को हम यहाँ आपका देख पाते हैं। सलाइन वाटर आपको देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर आपका जो है आपका जल, लवणीय जल कहाँ कहाँ पर मिलता है? जल्दी बताइए, कौन बच्चा बताएगा, फिर मैं इसमें आगे बढ़ाऊंगा। बता दीजिए। चलिए, देख लिया। अब देखिए, दुर्लभ और जल संसाधन के प्रति प्रबंधन। पहली बात तो जल हमको बहुत आपका दुर्लभ है, और फिर इसका जो आपका संरक्षण है वो बहुत आपका इम्पोर्टेंस जो है आपका मैटर करता है। जल के विशाल भंडार और नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए सोचना मुश्किल है कि हमें जल की दुर्लभता का साधन का पता करना है। जैसा कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल खत्म होने वाली वर्षा और सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारी मंशा पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल भरे मोटे संतुलन करती हैं। जल के भराव चित्र, लंबे रास्ते, पनिहारियों के चित्र हमने देखे होंगे जो पानी भरने के लिए जाती हैं सर पर, वो हमको उनका याद आता है। वर्षा में सर्वाधिक और मौसमी परिवर्तन के कारण इन संसाधनों की उपलब्धता और और समय स्थान के अनुसार विभिन्न अधिकता जल की कमी के अतिशोषण का प्रयोग करते हैं। क्या यह संभव है कि किसी भी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद जल की दुर्लभता है? हमारा कोई शहर इसके उदाहरण है। जल की दुर्लभता अत्यधिक बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके प्रारूप में जल की मांग और असमान है। ठीक, और वितरण के परिमाण है। और कह रहे हैं जल अधिक संख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि
उसके अधीन उग के लिए उपयुक्त हैं। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। शुष्क क्षेत्र में भी खेती की जाती है। सिंचित क्षेत्र में कृषि का सबसे ज्यादा जल उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकी और सूखा प्रबंधन रोधियों की इन सब की आवश्यकता हमको देखने के लिए होती हुई हमको मिलती है कि जल आवश्यकता क्या है और किस प्रकार का संसाधन है। ठीक, चलिए बढ़ जाए। ये देखिए, एक और इजराइल जैसे आपका 25 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा है। देखिए, एवरेज आपका रेनफॉल है इजराइल में 25 सेंटीमीटर, और हमारा लद्दाख जो क्षेत्र है उसमें आपका 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है एवरेज। यानी कि लद्दाख में इतना सूखा पड़ने के बाद उससे भी ज्यादा सूखा कहाँ पर है? इजराइल में। और देश में कोई भी अभाव नहीं है। दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर वर्षा हमारे देश में, हमारे देश की 114 एवरेज रेनफॉल है। कहीं पर 250 या 300 के बीच में भी होती है। लेकिन एवरेज रेनफॉल जो है 114 है। औसत वार्षिक वर्षा हमारे देश में प्रति सूखे के लिए अभ्यस्त पड़ा है। देश में जल की उपलब्धता और उसके अनुरूप अनुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदियों और नालों में तेज बह के चलता है, जिसे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होती है। और यही मूल कारण है, जलीय अभाव है जिसका उचित प्रबंधन नहीं है। तो हमारे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट की बहुत आपकी कमी है। इसकी है, वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट जो है वो हमारे यहाँ इतना डेवलप नहीं है जितना डेवलप होना चाहिए। चलिए, ये देखिए, ये पानी का ही संकट है जो इतना बड़ा बर्फ पड़ी हुई में पानी ढूंढना पड़ रहा है, और इधर जल संकटों के रूप में लाइन में लगे हैं घड़े। ठीक, कह रहे हैं कि आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों पर खेतों में अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा इसका परिणाम क्या होगा? इसके कारण वर्षा जल नीचे गिर जाएगा और लोगों के लिए जल स्तर की उपलब्धता में कमी। भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण, शहरीकरण हुआ है। विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि एमएनसी औद्योगिक घराने के रूप में फैली है। उद्योग की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ठीक, अलवणीय जल पर क्या बढ़ रहा है? प्रेशर आपका बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो आपका रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ेगा। इंडस्ट्री बढ़ रही है, और इंडस्ट्री कोई सी भी हो उसमें वाटर की जरूरत तो पड़ती है। उद्योग को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है, और इनका काफी हद तक पूर्ति भूगत जल से ही विद्युत होती है। वर्तमान समय में भारत का कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी कि हम 22% जो बिजली है हम किससे बना रहे हैं? तो याद होना चाहिए, हम लोग जल पानी से बना रहे हैं। इसके अलावा शहरों में बढ़ती जनसंख्या तथा शहरी ग्रामीण जीवन के कारण शैली न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता है बढ़ती है, अपितु संबंधित समस्या और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों तक पॉलीफोन की नजर डालेंगे तो आप पाएंगे उनके अंदर जल आपूर्ति नलकूप स्थित है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है, इनकी कमी हो रही है। अब हमने जल विद्युत उपलब्धता में मात्रात्मक पहलू की बात की है, और हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकताओं के लिए काफी जल संसाधन है, परंतु इनकी जल की दुर्बलता है।
दुर्बलता के कारण जल का खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बना रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल की आवश्यकता होने के बावजूद यह घरेलू, औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशक और आपका कृषि में उपयुक्त होने वाले उर्वरक, प्रदूषक और मानव चीजें हैं। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने का सर्वोत्तम प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण जीवन की लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति वर्ष 55 लीटर जल सेवा पीने योग्य पाइपलाइन आपूर्ति का सुनिश्चित करना है। और ये सर्वेक्षण किसका है? 2020-21 के सर्वेक्षण के आधार पर ये चीजें आपका नोटिफाई की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एमएलसी का क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, इनको आपको देखना होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? कोई क्वेरी मेरे बच्चों? आगे बढ़ जाए। अच्छा, बहुत सारी हमने बहुत सारी अपनी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ है और अच्छे से हेल्पफुल भी हैं। जल संरक्षण और प्रबंधन जैसे पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दस्तावेज के लिए रिकॉर्ड्स हैं। उन रिकॉर्ड्स को ये लोग मेंटेन करते हैं। और हमने प्राचीन काल में जो था जल सिंचाई की बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं, जैसे आपके पत्थर और मलबे लगाकर हमने क्या शुरू किया है, आपका जो बांध बनाने की टेक्निक है हमने उसको शुरू किया है। और ध्यान रखिए, जलाशय और झील क्या है? जलाशय और झील, तटबंध और नहरों को उत्कृष्ट आकृतियों में रूप में चेंज किया। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे ने आधुनिकता के रूप में नदियों को क्या कर दिया है, आपका नदियों के बेसिन में हमने बहुत सारे आपका बांध बनाए हैं। तो किसके लिए हम बांध बना रहे हैं? बेसिकली ताकि हमारा आपका क्या हो सके, अच्छा खासा आपका डेवलपमेंट हो सके। इसीलिए हमने बांध इत्यादि चीजों को बनाने का प्रयास किया है। ठीक, अब भारत में बहुत सारे कुछ बांध बने हैं और कह रहे हैं कि भारत में प्राचीनतम कृतियां हैं। जैसे ईसा की पहली शताब्दी में इलाहाबाद के नजदीक एक आपका सिंहेश्वर में गंगा नदी पर बाढ़ के लिए एक बांध बनाया गया था और उसी को संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। उधर आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़े स्तर पर बांध बनाया और एक सिंचाई का तंत्र स्थापित किया। कलिंग आपका उड़ीसी में, नागार्जुन आपके कोंडम आंध्र प्रदेश में, बेलूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ये सारी चीजें। आपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल की 11वीं शताब्दी में बनाएगी। ध्यान रखना, अगर लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसको कहा जाता है? तो भोपाल को कहते हैं। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरीकोट का क्षेत्र जल सप्लाई के लिए एक हौज खास का निर्माण करवाया था। क्या बनाया था? हौज खास। बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा के हिसाब से बहाने और खड़ी हुई बांध बनाए जाते हैं। आमतौर पर जलाशय अथवा झील भरण बनाई जाती हैं। बांध का अर्थ है इसमें ढांचे के अतिरिक्त बांध में से एक ढलवा हिस्सा हम क्या कर सकते हैं, उसको करते हैं। और आपका संरचना और सिंचाई इनको हम देखते हैं और इसके अनुसार ही बाढ़ बनाते हैं। लकड़ियों की बांध आपके तटबंध बने होते हैं, हम इनको पक्के के रूप में भी देखते हैं। अब तो बहुत सारे बांध हमारे वर्ग के रूप में सामने आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बांध है उस बांध का महत्व समझाइए, क्या करना है आपको? बांध का आपको महत्व बताना है। महत्व बताइए, महत्वपूर्ण क्यों है बांध हमारे लिए? चलिए, कौन बच्चा बताए? चलिए देख लिया, थोड़ा सा इनके महत्व को समझिए। बाढ़ का महत्व क्या होता है बांध का? अब देखिए, जैसे ये आपका हीराकुंड बांध है और ये आपका हीराकुंड बांध किस पर है? ध्यान रखिए, महानदी पर है।
कहाँ है? महानदी। याद रहेगा कहाँ पर है? महानदी। देख लिया? थोड़ा सा जो इसका सिग्निफिकेंस है कि बांध क्या है, क्यों इनके लिए महत्वपूर्ण है, और परंपरागत इन बांधों को थोड़ा सा आप देख लेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप घर जाइए, पूरे चैप्टर का रिवीजन करिए। कोई भी इसमें कोई डाउट बनता है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी रहेगी, आप मुझसे पूछ लेंगे। लेकिन हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी हमको जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।